सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर वर्षा बात कर रही हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमारा था, लास्ट क्लास में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था भारतीय संविधान की विकास यात्रा को लेकर के कुछ चीज़ें। जैसे भारतीय संविधान विकास यात्रा की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे जो थी, थोड़ा थोड़ा सा मैं अगर हाईलाइट कर देना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसे भारतीय संविधान का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक्ट बनकर उभर कर सामने आया था। भारत में संविधान का ड्राफ्ट बनने की शुरुआत हो गई थी और 1928 में श्री मोतीलाल नेहरू जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा गया। ठीक है। इसके बाद 1934 में यानी 1934 में संविधान सभा का प्रपोज किया गया था। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने की राय रखती है। ये 1935 के बाद 1935 में बात की जा रही है। फिर 1938 में पंडित नेहरू जी ने कहा था कि एक स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं बनता है या वह नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस भाग को माना, जिसका सबसे प्रमुख कारण था क्योंकि 1939 में जब हम बात करते हैं तो दूसरा मेजर विश्व युद्ध जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। फिर दूसरा विश्व युद्ध सेम यूरोप में ही जो आपको देखने को मिलता है, बेसिकली थर्ड जो आपकी डेवलप कंट्री है उनके बीच में ये देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी डेवलप कंट्री के बीच में हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी डेवलप कंट्रीज के ही बीच में हुआ था। 1939 से 1945 के बीच में रहा था और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस चीज़ को मान लिया था क्योंकि उनके ऊपर विश्व युद्ध का दबाव था और सबसे प्रमुख विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक नहीं थे। तो वो चाहते थे कि अगर हम इनकी मांगों को मानते हैं तो ऐसे में जो है यहाँ से हमको लड़ने के लिए बहुत सारे सैनिक मिल जाएंगे। इस वजह से उन्होंने कुछ मांगों को मान लिया था। ठीक है। और फिर इसके बाद जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ऐसे में वहाँ पर नई सरकार का गठन होता है और समस्या अब यहाँ पर यह थी कि जब नई सरकार का गठन होता है तो उनके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि किस प्रकार से हम अपने उपनिवेशों को बनाए रखें, क्योंकि अगर उपनिवेश नहीं होंगे तो हमारी सत्ता को मानेगा कौन। और उपनिवेश बनाए रखने का तरीका ही यही है कि उनकी कुछ मांगों को हम मान लेते हैं और कुछ चीज़ें हम अपने उसमें एड ऑन कर देते हैं। इसके बाद 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा गया जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाए जाने की मांग को मान लिया गया था। ठीक है। इसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, या फिर ये कह सकते हैं कि 1942 में जो क्रिप्स है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रमुख सदस्य थे, वो भारत आते हैं और इसको क्रिप्स मिशन भी कहा गया था। लेकिन जो ये अपने साथ कुछ प्रपोजल्स लेकर आए थे उसको उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से ठुकरा दिया था। उसके दो कारण थे। पहला कारण, इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के द्वारा डोमिनियन स्टेट के पक्ष में नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि भाई हमें इस प्रकार का राज्य मिले जिसके अंदर सरकार हमारी हो, सब काम हमारे हो, लेकिन एक जो निर्णय लेने की जो पावर है वो ब्रिटेन के पास ही रहे। वो इसके पक्ष में नहीं थे। वहीं मुस्लिम लीग ने इसको इस वजह से मना कर दिया था कि वो दो ऑटोनॉमस स्टेट और दो विधान की बात कर रही थी, जिसमें इस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया गया था। ठीक है। फिर 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान 40 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान की स्थापना करी, जिसमें 3 प्रमुख कैबिनेट मंत्री या ये कह लीजिए कैबिनेट पर्सन भारत आए थे। पहले थे लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स और तीसरे थे अलेक्जेंडर। अब क्योंकि इसके बाद भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचे पर काम होना शुरू हो गया था, तो उसके बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का विकास होना शुरू हुआ और उसका निर्माण किया गया। लगभग ये निश्चित किया गया भारत में 10 लाख आबादी पर एक सीट यानी एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी। और फिर उसके बाद ये बंटवारा किया गया। क्या बंटवारा था? टोटल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा कितनी होंगी? 389। ये एक आंकड़ा है जो ध्यान में रखिएगा, 389, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 सीट प्रिंसली स्टेट की थी। अब 1946 में जुलाई अगस्त में जब चुनाव कुछ कराया गया था
तो 296 में से 208 जो सीटें थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आई और 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास गई और उसमें से जो 13 सीटें थे वो इंडिपेंडेंट के पास गई। इसमें 15 सीटें ये भी रखी गई थी जिसमें कुछ मुस्लिम, हिंदू, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, विमेन और SC/ST की सीट को भी आवंटित किया गया था। अब हम आ रहे हैं सबसे पहले भारत के संविधान की जान, भारत के संविधान की आत्मा, जिसको हम उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। अगर आपको भारत का संविधान समझना है तो सबसे पहले आपको उद्देशिका समझनी होती है। क्यों हमें उद्देशिका पढ़नी है, क्यों हमें उद्देशिका समझनी है? क्योंकि आपके भारतीय संविधान का संपूर्ण निचोड़ या क्रक्स या निष्कर्ष जो आता है वो आपकी उद्देशिका में है। अगर आप उद्देशिका समझ गए तो भारत के संविधान को आप बहुत इजीली अनुच्छेद बाय अनुच्छेद, भाग बाय भाग, हर तरीके से उसे समझ जाएंगे। ठीक है, यानी जब आप पार्ट्स करेंगे यानी भाग करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे, अनुच्छेद करेंगे, ठीक है, तो इन सबको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे अगर आपको उद्देशिका समझ में आ गई। क्यों उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है? क्यों उद्देशिका हमारे संविधान की सबसे इम्पॉर्टेंट प्राण द्योतक है? दो कारण हैं। एक कारण क्योंकि ये उद्देशिका ही है जो पूरे संविधान को एक छोटे से पेज में, कुछ पैराग्राफ में संपूर्ण रूप से सामने बयान कर देती है, रख देती है। दूसरा, इसी उद्देशिका को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक एक शब्द का बहुत अच्छे तरीके से समावेश किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से उसको भारतीय संविधान के अंदर पूरी तरह से परिभाषित भी किया गया है। यह आवश्यक हो जाता है कि आपको इसको समझना होगा कि क्यों हमें भारत का संविधान पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को। सबसे पहले प्रियम्बल में जो पहले की 3 लाइनें आपकी स्क्रीन पे भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है। उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, पहला हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है। अब वहीं जब हम इंग्लिश के उसमें कंसेप्ट में इसको देखते हैं, क्या है? द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनी रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ऊपर 3 लिखा हुआ है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द सिक्योर टू ऑल सिटीजन। अब आ जा रहे हैं सबसे पहले पहली 4-5 शब्दों पर। हम भारत के लोग, कौन है भारत के लोग? किसकी बात हो रही है? क्या है भारत के लोग? यानी ये सौत्र है। हम भारत के लोग वो सौत्र जिनकी आज्ञा से इस संविधान का निर्माण किया गया है, बनाया गया है। और वो आज्ञा देने वाले कौन लोग हैं? भारत के लोग, यानी वो लोग जो इस देश के निवासी हैं, जो इस देश में रहते हैं। ठीक है, भारत के लोग ये आज्ञा दे रहे हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है। अब सौत्र क्यों है भारत के लोग? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये बात डिस्कस की जा रही थी कि भाई हम संविधान बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत का संविधान बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो वो कौन लोग होंगे जो इस संविधान की रक्षा का दायित्व लेंगे या इस संविधान की रक्षा के लिए सबसे प्रमुख रोल प्रदान करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले उद्देशिका में इसी वजह से यह शब्द जोड़े गए कि हम भारत के लोग, यानी इस देश के जो नागरिक हैं, वह आज्ञा दे रहे हैं, वह बता रहे हैं कि ये हमारी आज्ञा से, हमारे निर्णय से इस संविधान का हम निर्माण कर रहे हैं। हम स्वयं आज्ञा दे रहे हैं कि संविधान को, हम स्वयं आज्ञा दे रहे हैं संविधान को, और संविधान को ये अधिकार दे रहे हैं कि वह पूरी तरह से हमारी आज्ञा, हमारे अनुमति से इसको बनाया गया है। और हम संविधान को ये अधिकार भी देते हैं कि भारत में जिस भी प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करना है तो वो संविधान के द्वारा ही सुनिश्चित की जाए। अब हम आ रहे हैं दूसरे टर्म पे,
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रभुत्व संपन्न का क्या अभिप्राय है? इन इंग्लिश में जब हम बात कर रहे हैं सॉवरन, ठीक है, इंडिया इनटू अ सॉवरन, जब हम इसकी बात करते हैं, सॉवरन का क्या मतलब है यहाँ पर, प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? यानी दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं, पहला था सौत्र कौन है, यानी हम भारत के लोग। दूसरा प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। जब हम भारत के इस उद्देशिका के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी दूसरी प्रकृति क्या है, और प्रकृति का मतलब क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति, यानी हमारे देश का नेचर क्या है। नेचर क्या है? हम एक सॉवरन यानी संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। प्रभुत्व संपन्न का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? एक ऐसी कंट्री होना जिसमें किसी भी बाहरी आक्रमण या फिर बाहरी हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं है। हम अपने राष्ट्र में एक सॉवरन कंट्री है, प्रभुत्व संपन्न कंट्री है, ठीक है। और ऐसे में अगर हमारे राष्ट्र के अंदर किसी भी तरह का आंतरिक कलह है या फिर किसी बाहरी राष्ट्र के साथ कोई भी प्रकार का हमारा संबंध थोड़ा खटाई में चल रहा है, तो ऐसे में उससे संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो लेने का अधिकार हमारा स्वयं का होगा, किसी अन्य कंट्री का नहीं होगा या किसी अन्य राष्ट्र का नहीं होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। ये हमारी उद्देशिका का दूसरा, यानी हमारे देश की प्रकृति कैसी है इसका एक अवलोकन है। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि हमारे देश की जो प्रकृति कैसी होगी, पहली समाजवादी होगी, दूसरी पंथ निरपेक्ष होगी और तीसरी लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगी। इन तीनों टर्म्स को इसमें इस्तेमाल किया गया है। पहली तो यही चीज़ है कि भाई देखो, सॉवरन कंट्री है भाई, किसी भी राष्ट्र को चाहे वो बाहर का हो, ठीक है, या चाहे कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो हमारा, हमारी कंट्री में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि अब हम एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में हमने प्रभुत्व संपन्न की इस टर्म को क्यों जोड़ा। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर आ जाते हैं। पहली बात, क्योंकि हम लगभग 200 वर्षों तक या उसके अप्रॉक्सिमेटली हम जो थे गुलाम रहे हैं अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी, क्योंकि 200 वर्ष का हमने गुलामी काल देखा है, जिसमें हमने यही देखा कि किसी भी प्रकार का जो निर्णय है वो हम लेने में सक्षम ही नहीं थे। हमारी खुद की देश, हमारे खुद के लोग, हमारे देश के लिए यानी हमारे राष्ट्र के लोगों के लिए हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वो कौन ले रहा था? ब्रिटिशर्स ले रहे थे। ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हमें एक इस प्रकार की उद्देशिका स्थापित करनी थी जिसमें हम पूरे संपूर्ण संविधान को निचोड़ करके रख दें और ये बहुत क्लियरली मेंशन कर दें कि देखो भाई, ये हमारी कंट्री है और इस कंट्री में किसी अन्य व्यक्ति का कोई इंटरफेयर हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो कितना ही हमारा घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। ठीक है। अब हमारा है आपका समाजवादी यानी सोशलिस्ट। ये तीसरा है आपका जो टर्म इसमें आ रहा है उद्देशिका में। क्या है समाजवाद? ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, आप समाजवाद जो है वेस्टर्न फिलोसोफर कार्ल मार्क्स से भी लेते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे वो एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे और उन्होंने जब समाजवाद की परिकल्पना करी थी तो समाजवाद का यहाँ पे अभिप्राय क्या था उनका, यानी वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार की वर्ग संघर्ष ना हो। वर्ग संघर्ष मतलब क्लासलेस सोसाइटी वो चाहते थे। ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कार्ल मार्क्स की जो पूरी थ्योरी है वो कैपिटलिज्म और वर्कर क्लास के बीच संघर्ष को लेकर के है और यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो है वर्कर क्लास को महत्व देते हैं एज कम्पेयरली कैपिटलिज्म के, क्योंकि वो जानते थे, वो देख रहे थे कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से शोषण करती है वर्कर क्लासेस का। यह जो टर्म है समाजवाद, सोशलिस्ट, यहाँ उद्देशिका में इसका अभिप्राय यह कतई नहीं है कि वर्ग संघर्ष की व्यवस्था को लेकर के चलना, बिल्कुल नहीं। यहाँ समाजवाद का मतलब है आपसी भाईचारा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। टर्म भले ही वहाँ से लिया गया है लेकिन इसका जो अभिप्राय है यहाँ पे उद्देशिका में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है इस चीज़ को कि समाजवाद का अभिप्राय है यहाँ पर लोगों के बीच आपसी भाईचारा हो, बंधुत्व हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। ठीक है। अगर कोई भाई, कोई व्यक्ति किसी वजह से किसी भी प्रकार की परिस्थिति में परेशान है तो ऐसे में आप भारत के नागरिक होते हुए उस समस्या का निवारण करें। समझ आ रही है बात? समाजवाद का मतलब यहाँ पे बहुत क्लियरली ये मेंशन किया गया है। अब जो समाजवाद का टर्म है, आप अगर समझना चाहें, जब 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था उस समय समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये जो टर्म्स थे उस समय इसमें मेंशन नहीं थे उद्देशिका में।
उद्देशिका में ये दोनों मेंशन कब किए गए हैं? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, और ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में। एक बड़ा फेमस केस हुआ था 1973 में, केशव नंद भारती केस अगेंस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके केस था। अब केशव नंद भारती केस ने कहीं ना कहीं समाजवाद के रास्ते खोल दिए थे। तब 1976 में केशव नंद भारती केस के बाद 1976 में समाजवाद जो है उद्देशिका में जोड़ा गया, और साथ में पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, ठीक है, और इसको प्रस्तावना का प्रमुख भाग बनाया गया, ठीक है। केशव नंद भारती केस पर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसपे हमें डिस्कस करना होगा। कुछ केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम उद्देशिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि 1973 के केशव नंद भारती केस की वजह से क्या हुआ था, 1976 में सरकार को यह दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर अगर आपस में सहिष्णुता, भाईचारा, इन सबको बनाना है, तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा शब्द यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, या एक उद्देशिका में इस प्रकार की कोई विचारधारा जोड़नी पड़ेगी जो भारत को एक अखंड भारत की तरफ लेके जाए, ना कि उसको तोड़ने का काम करे। ऐसे में 42वां संविधान संशोधन किया गया, और तब भारत के संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इन दोनों को जो है उद्देशिका में इंपॉर्टेंट भाग के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। अब बहुत से लोग जो है समाजवाद को इकोनॉमी ग्रोथ के रूप में भी देखते हैं, यानी आर्थिक रूप से किस प्रकार से वो विकासशील है या विकसित है, इसको देखते हैं। जैसे हम देखते हैं जो यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? पूंजीवाद का मतलब क्या है? वहाँ की जो इकोनॉमी का आप देखते हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार का वहाँ पर नियंत्रण कम रहता है, प्राइवेटाइज सेक्टर्स का जोर ज्यादा रहता है। वहीं विश्व के अंदर बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से सोशलिस्ट कंट्री है। चाहे आप चाइना चले जाओ, चाहे आप रशिया चले जाओ, चाहे तो आप नॉर्थ कोरिया वगैरह इन सब कंट्रीज में घूम कर आ जाओ, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर ज्यादातर समाजवादी व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता है संसाधनों के वितरण को लेकर के, एज कम्पेयरली प्राइवेट सेक्टर को छोड़ करके, ठीक है। भारत में समाजवाद का मतलब यहाँ पर इस चीज से समझा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समाज व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, वितरण से रिलेटेड, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो आपका, एजुकेशन सेक्टर हो आपका, ठीक है, चाहे वो आपका हेल्थ का सेक्टर हो, तो सरकार का नियंत्रण इन पे ज्यादा रहता है, ठीक है। यानी कि सरकार निर्धारित करती है कि किस प्रकार से, जो अगर मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, या प्राइवेट रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ सरकार का सबसे महत्वपूर्ण रोल ये हो जाता है कि वो ये देखे कि क्या ये लोग शोषण तो नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं या एजुकेशन स्कूलों में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और इनकी फीस कितनी है, ये सारी चीज़ों का जो देखने का काम जो होता है सरकार का होता है। समाजवाद व्यवस्था का मतलब ये है एक वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाना, लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ लेके जाना, ठीक है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, धर्म, जाति, लिंग सबको मेंशन किया जाता है, और सबके सब इस समाज का ही हिस्सा है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं पंथ निरपेक्ष। अब यहाँ बहुत जरूरी एक टर्म, क्योंकि अभी तक हम 3 शब्दों को समझ चुके हैं, अब है चौथा, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता एक अलग शब्द है और पंथ निरपेक्षता एक अलग शब्द है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष वो आपके संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आपको एज अ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट उसमें दिया गया है, क्योंकि धर्म एक जो है व्यवस्थित रूप से विस्तृत नहीं है, विस्तृत इन द सेंस व्यापक नहीं है वो, ठीक है। पर पंथ निरपेक्षता एक व्यापक है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं, लेकिन धर्म निरपेक्षता जो है एक व्यापक टर्म नहीं है। अगर देखा जाए वो थोड़ा सा संकुचित हो जाता है पर्टिकुलर रिलीजन्स को लेकर के, ठीक है। पर पंथ निरपेक्षता अपने आप में एक व्यापक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं पंथ, क्योंकि मैंने आपको बताया 1976 के 42वें संविधान संशोधन के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द को भी उद्देशिका में जोड़ा गया था। यहाँ पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? यहाँ पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय कतई इस बात से नहीं है कि भारत जो है किसी पर्टिकुलर धर्म के हिसाब से चलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्र है हमारा, और हमारे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और इस राष्ट्र के अंदर, इस भूभाग के अंदर जितने भी धर्म हैं वो सब के सब सम्मान के साथ अपने आप को ग्रोथ करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यहाँ पंथ निरपेक्षता का अर्थ बिल्कुल सीधे शब्दों में यही है कि हमारे राष्ट्र में जो प्रमुख धर्म है उन सब को एक साथ
इक्वालिटी के साथ सम्मान देना, इक्वालिटी के साथ ही उनके हर तरह के जो भी काम होते हैं वो सारे अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, भारत की उद्देशिका में जब पंथ निरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया था तो ये बहुत साफ साफ तरीके से सामने रख दिया गया था कि भाई देखो, इसका मतलब कतई नहीं है कि भारत जो है किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर रहा है, नहीं। इसका अभिप्राय यही है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, राष्ट्र जो है वो, हमारा राष्ट्र जो है पूरी तरह से धर्म विहीन है। राष्ट्र धर्म सबसे पहले है और धर्म का कोई स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, हमारे राष्ट्र में जितने भी धर्म हैं सब इक्वालिटी है, सबके बीच में समानता है और सब आपस में एक दूसरे का साधुभाव तरीके से सम्मान भी करता है। यही पंथ निरपेक्षता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक उदाहरण के तौर से ये समझ सकते हैं, हमारे देश में जब भी कोई नए प्रकार के वेपन्स आते हैं या फिर नए प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा कोई एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी आ जाती है जो कभी पहले भारत में नहीं आई है, ऐसे में क्या होता है कि चारों जो प्रमुख धर्म है हमारे, ठीक है, उन चारों प्रमुख धर्म गुरुओं के द्वारा उसका पहले जो भी एक धार्मिक प्रक्रिया होती है वो करवाई जाती है। जैसे हाल फिलहाल का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे राफेल। भारत में जब राफेल आया तो हमारे जो रक्षा मंत्री थे श्री राजनाथ सिंह जी ने, उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था। उन्होंने उस पंथ निरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए चारों धर्म गुरुओं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, चारों धर्म गुरुओं से राफेल की पूजा करवाई और उसके बाद राफेल जो है हमारे देश की सेना का प्रमुख जो है क्या कहते हैं, सबसे प्रमुख जो है जहाज बन गया था। ठीक है, फाइटर जेट बन गया था। ठीक है, ये एक परंपरा होती है। अगर आप देखें किसी और राष्ट्र में, जैसे कि किसी भी आप राष्ट्र में चले जाइए, अगर आप भारत को छोड़ दें तो भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, ठीक है, पड़ोसी राष्ट्रों में भी अगर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान, वो एक इस्लामिक कंट्री है। उसने बहुत पहले ही जब 1947 में बंटवारा हुआ था, दे आर डिक्लेयर वेरी क्लियरली फॉर दैट थिंग कि वी आर द इस्लामिक कंट्री, वी आर द इस्लामिक नेशन। हम एक जो है इस्लाम धर्म को अपनाते हुए एक राष्ट्र है। ठीक है, वहीं सटे हुए अफगानिस्तान को आप ले लीजिए, अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, वो भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वहीं अगर आप देख लीजिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश जब 1971 में आज़ाद हुआ था तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बहुत बोल्ड रूप में डिसीजंस लेकर के भारतीय सेना को आगे किया था और 1971 में भारत ने जो है बांग्लादेश को ईस्टर्न पाकिस्तान से जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर किया था, तब वो बांग्लादेश बनकर के उभरा था। ऐसे में जब बांग्लादेश जो था, उस समय जो बांग्लादेश था वो एक नॉन इस्लामिक कंट्री था। अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो उसके कार्य थे जितने भी तरीके के, वो सारे के सारे पूरी तरीके से थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक फीचर्स में थे। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में आप जब देखते हैं, लगभग 2-2.5 साल पहले जब आप देखते हैं, और जब शेख हसीना जो है उनको वहाँ से मजबूरन भागना पड़ गया था, जो बांग्लादेश के जो राइट्स हुए थे, तो उसके बाद जो है अब जो है यह जो कंट्री है कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है इस्लामिक कंट्री की तरफ अग्रसर होती जा रही है। नेपाल को ले लीजिए, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर एक सिविल जो है कंडीशन हुई है और इस तरीके की हुई है कि वहाँ पे एकदम से तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, कुछ टाइम पहले यह जो कंट्री थी, मतलब ये जो सिविल जो वॉर हुआ है एक तरह का इसी कंट्री के अंदर, इससे बहुत पहले कुछ टाइम पहले नेपाल ने अपने आप को जो है हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया था। फिर उसके बाद सरकार बदल दिया, फिर इसको फिर से बदलकर लोकतांत्रिक राष्ट्र कर दिया गया। करप्शन होने की वजह से क्या हुआ, अचानक से जो है एक माहौल बना सरकार के खिलाफ और फिर उसके बाद जनता सड़कों पे उतरी और सड़कों पे उतरने के बाद जो कोहराम उसने मचाया, उसके बाद वहाँ पे सरकार का विघटन हुआ और अब वहाँ पर अब जो है नई सरकार बनने जा रही है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि नेपाल जो है किस तरह की व्यवस्था की तरफ अग्रसर होगा, क्या वो अपने आप को राजशाही दिखाएगा, लोकतांत्रिक दिखाएगा या हिंदू राष्ट्र बताएगा या फिर कुछ और, कुछ कह नहीं सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप भूटान चले जाते हैं तो वहाँ पूरी तरह से राजशाही आपको देखने को मिलती है। चाइना जैसी कंट्री जो है वो समाजवादी कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है पूरी तरह से। ठीक है, वहीं रशिया की तरफ आप निकल जाइए, रशिया भी जो है समाजवादी कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर कंट्रियाँ या तो राजशाही से रिलेटेड है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था से रिलेटेड है। अमेरिका जो विश्व का सबसे पुराना संविधान जिसको बोला जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
वही मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जब हम पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में हम बात करते हैं तो यह बात समझना बहुत अनिवार्य हो जाती है कि पंथ का अभिप्राय यहाँ पर राष्ट्र धर्म से है, ना कि पर्टिकुलर अपने किसी धर्म से। ये नहीं है कि राष्ट्र का कोई धर्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र धर्म की बात हो रही है, और वो राष्ट्र धर्म भारत में है, और भारत में जितने भी धर्म हैं वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य की तरफ। अब ये क्या है, क्योंकि देखिए भारत जो है शुरू से ही उसने ये चीज़ समझ रखी थी, सोच रखी थी कि जब भी हम आज़ाद होंगे, जब भी हमको स्वतंत्रता मिलेगी और जब भी हम देश का संविधान बनाने की तरफ अग्रसर होंगे, तो हमें एक ऐसी व्यवस्था को लेकर के आना है जिसमें हम देश के प्रत्येक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन या फिर उसका जो महत्व है उसको समझा पाए। ठीक है, लोकतंत्रात्मक क्या है? एक ऐसी व्यवस्था ही है जिसमें जो जनता है वो पार्टिसिपेट करती है। जनता का काम होता है पार्टिसिपेशन करने का। जनता ही अपने निर्णय लेगी, जनता ही सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने के बाद जनता ही उस सरकार को गिराने का भी काम कर सकती है। ठीक है, प्रमुख कारण था कि भारत के अंदर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाने का सबसे प्रमुख कारण था क्योंकि हम जो थे लगभग 556 रियासतों में बटे हुए थे, प्रिंसली स्टेट थे हमारे पास। उस समय ज़्यादातर रियासतों में जो था वंशानुगत प्रणाली चल रही थी, यानी राजा का बेटा ही राजा होता था। डेमोक्रेसी लेके आने का प्रमुख कारण क्या था? डेमोक्रेसी लाने का प्रमुख कारण था कहीं ना कहीं वंशानुगत जो प्रवृत्ति थी, यानी पिता के बाद उसका बेटा ही राजा ना बने, जनता में प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। यानी एक ऐसी व्यवस्था लेकर आनी थी कि कोई भी व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, या कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्र में किसी भी पद पर कार्यरत हो सकता है। इसलिए देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाया गया और सबको समान रूप से जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिले, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, इसी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ पर लाया गया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं जैसे कि एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगी, जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव भी है वो भी लोकतांत्रिक तरीके से ही करवाया जाता है। हालांकि इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है राष्ट्रपति के चुनाव में, जनता डायरेक्ट रूप से नहीं होती, इनडायरेक्ट रूप से होती है। क्यों? क्योंकि उसके चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे इस संविधान में बाहर की कंट्रीज से भी ली गई हैं, और हमारे राष्ट्र की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको भी ध्यान में रख करके इन सब चीज़ों को बनाया गया था। यहाँ मैंने उद्देशिका का जो सबसे पहला चरण था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ तक जो 4-5 प्रमुख टर्म थे उनको पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये उद्देशिका का पहला चरण है। इसके बाद आ रहा है उद्देशिका का दूसरा चरण, जिसमें आप पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए। जब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, प्रियम्बल इन इंग्लिश, इट मीन्स इक्वालिटी। सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी and to promote among them all, and the last, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगले 2 दिन बाद कराऊंगी। 2 दिन बाद मेरा ये अगली क्लास का आपके पास आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इसको पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।